हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीटेट हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को समझने का प्रयास करेंगे एक नए मेथड, एक नए टेक्निक के अनुसार। ठीक है। अगर देखो, अगर पैसेज, हिंदी का पैसेज अगर बड़ा पैसेज हो, मतलब 8-10 लाइन से बड़ा हो, तो हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर जैसे इस पैसेज में ये पैसेज छोटा है, तो इसे हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। मगर दूसरा मेथड ये है कि पहले हम सारे क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब बिना पैसेज के भी आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे इस पैसेज में क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार, ये तो गद्यांश से होगा। अध्यात्म के, ये भी गद्यांश से होगा। मगर ये अध्यात्म में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें अध्यात्म में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो, इसमें एक ये लगाएंगे अध्यात्मीय, तो इस एक हो जाएगा। इसमें एक लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका आध्यात्मिक। तो इस ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, तो ये भी आप बहुत आराम से बिना पैसेज के पढ़े निकाल सकते हैं। जैसे वैचारिक सुंदरता, विचारों की सुंदरता, ये विशेषण विशेष्य हो गया। अच्छे कर्म, ये भी विशेषण विशेष्य हो गया। मानवीय संवेदना, ये भी विशेषण विशेष्य हो गया। मगर लक्ष्य निर्माण, ये विशेषण विशेष्य नहीं है, तो ये हम बिना पैसेज किए ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जो है राजा का अनिवार्य गुण नहीं है, चलो ये तो पैसेज से हो जाएगा। ये भी पैसेज से है। राजा के गुण, ये भी पैसेज से हैं। और राजा बनने के लिए ये सब पैसेज से हैं। मतलब 2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो बिना पैसेज के हो गए हैं। अब हम पैसेज पढ़ते हैं। जैसे अब पूरा पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ो। और एक बात और, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है और उसके कीवर्ड आराम से हम उठा सकें। उसके बाद में पैसेज अगर बड़ा भी हो चाहे छोटा हो, तो उसके हम कीवर्ड हाईलाइट कर लें। जैसे पहला गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में क्या महत्व है, इसका महत्व है, तो इसका शीर्षक पूछा है। तो ठीक है, आध्यात्मिक से क्या मीन्स है ये देखना है। और राजा के गुण क्या नहीं है, राजा के मतलब वहाँ पे पैसेज में हमें देखना है कि क्या क्या गुण दिए हुए हैं वहाँ पे। फिर राजा को किससे नहीं डालना चाहिए ये देखना है। फिर राजा किन गुणों की चर्चा गद्यांश में, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, हमें राजा के गुण देखने हैं। राजा किससे डरता नहीं है ये देखना है। राजा के अनिवार्य गुण नहीं है वो देखना है। तो ये 3 क्वेश्चन हमें एक राजा से ही पता चल गया कि हमें ये चीज़ देखनी है। फिर राजा बनने के लिए किसकी राह पर अग्रसर होना चाहिए ये भी देखना है। फिर राजा मन, अपने मन का राजा होने का तात्पर्य है, हमें ये भी देखना है कि अपने मन का राजा कैसे हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पैसेज फटाफट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैसेज। अब अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। यानी कि अध्यात्म मन के राजा बनने के लिए क्या, पहले ही आंसर हमें मिल गया कि अध्यात्म ही मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन का स्वयं पर अंकुश होना। हमें क्वेश्चन नंबर 99 का जवाब मिल गया है कि अध्यात्म मन का राजा मार्ग खोलता है अध्यात्म से। ठीक है। उसकी चाल का निर्धारण करना, अपने लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, अध्यात्म अपने मन के राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है और वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है। बुराइयों के समक्ष कमजोर होने से बचाती है। प्रकृति में उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। ठीक है। राजा बनिए, लेकिन राजा के गुण शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदना का राजा होना चाहिए। यानी कि ये आ गया आपके राजा के गुण, वैचारिक सुंदरता, सुंदर विचार, अच्छे कर्म और मानवीय संवेदना। एक क्वेश्चन आंसर मिल गया। अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत ना हो, ये भी है कि राजा को अन्याय और धर्म से भयभीत नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी सत्ता बनाए जिसमें समानता हो, मतलब सभी समान हो, जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता हो, जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता हो और अध्यात्म के क्षेत्र में का भी राजा बन जाता है, वह अध्यात्म का भी क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या हो जाएगा, मानव जीवन में का सबसे महत्व है होता है। गद्यांश के अनुसार मानव जीवन में किसका महत्व होता है, तो सबसे अधिक महत्व होता है लक्ष्य का। ना तो विस्तार की वर्णन है गद्यांश में, ना ही अंकुश का और ना ही राजा का। और हम जब गद्यांश के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसका उसका मतलब भले चाहे वो कुछ कहता हो, मगर गद्यांश में जो उसका मीन्स होगा हम उसी का आंसर देंगे। जैसे इसमें ऊपर मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है, तो लक्ष्य का महत्व है। ठीक है। आध्यात्मिक
होने का अर्थ है वैचारिक विविधता, शारीरिक सुंदरता, दूसरों पर दया करना या विचारों की सुंदरता। तो बहुत ही आराम से हमने पहले ही पढ़ा था कि विचारों की सुंदरता होनी चाहिए। आध्यात्मिक होने का अर्थ, अध्यात्म में कि ये हम पहले ही कर चुके हैं व्याकरण के माध्यम से, विशेषण विशेष पहले ही कर चुके हैं। राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। तो देखो राजा का अनिवार्य गुण ये तो है, वो अच्छे काम भी पढ़ा है, ये है, मगर ये नहीं है। मगर हमने निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या कहते हैं, धर्मवीर, धर्मवीरु होना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 96, एक राजा को किन गुणों की चर्चा गद्यांश, एक राजा को किसको से नहीं डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, अन्याय और धर्म। ये गद्यांश में ऊपर ही लिखा था, बताया था मैंने 96 का। और राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। तो राजा के गुणों, कौन कौन से गुण बताए थे उसमें बताए थे, देखो यहीं पे देखो, ये राजा के शुद्ध विचारों, अच्छे कर्म और मानवीय संवेदना का राजा होना चाहिए। इसमें देखो शुद्ध विचार, अच्छे कर्म हैं ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 98, राजा बनने के लिए किसकी राह पर अग्रसर होना चाहिए, अध्यात्म की राह पर। पूरा पैसेज ही अध्यात्म के बारे में ही वर्णन करता गया है कि राजा के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे हम कैसे राजा बन सकते हैं। अपने मन का राजा होने का तात्पर्य लास्ट में है कि मन को नियंत्रित रखना चाहिए। अपने मन का राजा होने का तात्पर्य है अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। पद्यांश को पढ़ लेते हैं ताकि पता चल जाए कि पद्यांश कहना क्या चाह रहा है। गांधी तिलक सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश, जियो और जीने दो, सबको देता संदेश है। पहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर, दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं, वीरों के यश गान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो अब देखो इसमें किसके बारे में चर्चा है कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में है, और भारत की विशेष मतलब बताया गया है। अब भारत देश की क्या विशेषता है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो भारत देश की क्या विशेषता है, हमें उसका आंसर पद्यांश के अनुसार देना है, ना कि अपने विवेक से। तो हम पद्यांश में क्या है, भारत की विशेषता क्या है। तो हिंद महासागर है इसके लिए विशेष। तो इसकी विशेषता क्या है, मतलब भारत के बारे में चर्चा की गई है। और ये देखो हिंद महासागर दक्षिण में इसके है विशेष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण में हिंद महासागर है। कविता के किन संदेश के बारे में बात की गई है। संदेश देखो, संदेश सबको देता संदेश, जियो और जीनो दो, सबको देता संदेश। तो ये ऑप्शन नंबर 4। अब हिमालय का संधि विच्छेद है। तो ये तो व्याकरण से हिमालय का संधि विच्छेद है। मैंने कहा था कि बिना पद्यांश पढ़े भी हम व्याकरण के 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी में आएंगे पद्यांश में। तो इसके लिए कोई इतनी बड़ी व्याकरण नहीं आएगी कि पूरी व्याकरण पढ़ें, बस एक आध दो संधि पूछ लेंगे, ये विलोम पूछ सकते हैं। और तो इसका क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 103, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया। कविता में कौन कौन से महापुरुष का उल्लेख किया गया है। चंद्रशेखर आजाद, गुरुजी, महात्मा गांधी, राजगुरु और सुखदेव। तो देखो कविता में कौन कौन से हैं, कविता में है गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर। तो अब ऑप्शन में देखो, तो गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर में से सिर्फ गांधी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। अब कविता के किन वीरों के यशगान की बात की गई है। कविता के किन वीर के यशगान की बात की है, जिन्होंने, अब देखो ये सबसे लास्ट में है, क्या कहते हैं, लगी गूंजने दसों दिशाओं, वीरों के यशगान से, वीरों की, यानी कि वीर कौन है, हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे जवान, वीर जवान। तो जिन्होंने देश की सूचना के लिए जीवन दिया। क्वेश्चन नंबर 104 है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, 10 दिशा का भ्रमण किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। ठीक है। अब वीर का बहुवचन क्या है। वीर देखो, वीर सिंगुलर में भी वही रहता है, सिंगुलर में भी वही रहता है वीर,
और प्लूरल में भी वही होता है, यानी कि एक वचन में भी वही वीर का वीर ही रहता है और वीर का वीर ही रहता है बहुवचन में भी। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है कि किसी टॉपिक का मानस, अरे 105, ये ऑप्शन में गद्यांश के 105 ही क्वेश्चन थे, 100 से 105 तक। अब आ गए आपके क्या कहते हैं पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस 105 से 120 तक। 15 आएंगे क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से और 15 आएंगे क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी से। ठीक है, तो अब हम करेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। चलिए अब फटाफट करते हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। 106 से हैं 120 तक हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन है, किसी टॉपिक का मानस मंथन, किसी टॉपिक का मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप को अनुच्छेद नहीं कर पा रही, हालांकि वह वयस्क और या सहपाठी के मार्गदर्शन से लिख पाती है, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन क्या कहेंगे? जैसे एक बच्चा है जो खुद वो काम नहीं कर पा रहा है मगर किसी की हेल्प से वो काम कर पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? इस मदद या स्कैफोल्डिंग तो हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक अधिगम का एक विकार है जिससे बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तय करना आदि का प्रयोग करना होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मौखिक। ऑप्शंस हैं मौखिक अधिगम, गत्यात्मक कौशल अधिगम, अवधारणा अधिगम या संरचनात्मक अधिगम, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवधारणा अधिगम। अब क्वेश्चन नंबर 108 है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? मतलब एक बच्चा है जिन्होंने आपने काम दिया और उसने बच्चे ने उस शब्दों को लिखा मगर उसकी आपने कहा कि कुछ भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा, कुल भाषा टोटल जितनी उसने लिखा उसकी आपने कुल प्रशंसा की, मगर उस बच्चे ने क्या हुआ कि कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, तो आप किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो यह है समग्र उपागम, यानी कि आप टोटल का कर रहे हैं, मतलब छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। रचनावादी नहीं होगा, सहारात्मक नहीं होगा, संप्रेषणात्मक नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 108 है, यदि आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है, अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप हिंदी भाषा के अध्यापक हैं और आपकी पोस्टिंग हो गई पंजाब में, तो वहाँ तो पंजाबी बोली जाती है और आपको पंजाबी आती नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो किसी हिंदी भाषी क्षेत्र को स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको बच्चों के अनुसार खुद को ढालना है, ना कि तुम्हें अपने आप को भागना है उस तो बच्चों की भाषा एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बिल्कुल सही। अंग्रेजी का संप्रेषण करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बच्चों को अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप उन्हें अंग्रेजी में कैसे संप्रेषण कर सकते हैं? समुदाय में हिंदी भाषा लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की बात चल रही है, तो हम उसमें मातृभाषा में ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम भाषा के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी पाठ्य सामग्री की विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक और गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थानीय कौशल। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण क्या है कि डायग्नोसिस टेस्ट, तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे को हम समझेंगे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम उपचारात्मक कौशल उसका उपचार करेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना।
क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, यानी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है इसमें। तो पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी की एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, नहीं एकमात्र ये नेगेटिव है तो इसे हटा देंगे। पाठ्य पुस्तक एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है, यह पाठ्यचर्या के उपलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य देती है, ये हो सकता है। आगे क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, ये सत्य के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यह पाठ्यचर्या के उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय अभ्यास विद्यार्थियों को भाषाई मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। तो मौखिक भाषा बच्चा बोलने के कौशल को किसमें ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, अध्यापक की कक्षा में पाठ्य सामग्री का समावेतन पठन, बिल्कुल नहीं, हम बच्चे को खड़े करके नहीं पढ़ा सकते, इससे उसका कौशल इतना अच्छे से विकसित नहीं होगा। कक्षा को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समय ज्ञान, ये भी इससे भी हो सकता है मगर इतना बढ़िया इफेक्ट नहीं होगा। रोल प्ले में भाग लेना, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे अगर रोल प्ले में इफेक्ट करेगा तो बच्चे अपने स्वतंत्रता के अनुसार बोलेगा और उसका मौखिक भाषा कौशल बहुत अच्छे से विकसित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, रोल प्ले में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 114 है कि जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होना, यानी कि यादृच्छिक है मतलब उससे भाषा के संबंध कोई भी नहीं है, उससे भाषा का शब्दों से कोई भी संबंध नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर है 115, व्याकरण पढ़ने का निगमात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले निगम ऐसे पहले निगम फिर नियम फिर उदाहरण। तो पहले नियम प्रस्तुत करेंगे, निगमात्मक से ऐसे देखो पहले निगम है तो पहले नियम फिर उदाहरण, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नियम प्रस्तुत करने चाहिए। अब ये वैसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहले हम प्राथमिक विद्यालय में पहले हम उदाहरण देंगे फिर उसके बाद हम नियम बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 116 है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तथ्यों से आगे जाकर कहीं अनुमान लगाने का तरीका है तो व्याख्या करना, निष्कर्ष करना, विश्लेषण करना या पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पाठ्य सामग्री का विस्तार। अब क्वेश्चन नंबर 117 है, यह भाषा अध्यापक को चाहिए कि शिक्षार्थियों के स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। भाषा अध्यापक को चाहिए कि उसके जो शिक्षार्थी हैं वो अच्छा लिखें, तो इसके लिए सब शिक्षार्थियों के क्या लाभ होगा इससे। तो ऑप्शन देखते हैं, यह शिक्षार्थियों के प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीकों में लिखने का प्रोत्साहन करता है, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थी लिखने का यह न लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी को यह महसूस नहीं करते हैं कि कुछ अधिक और एकदम सटीक लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित रूप में गुणधर्म समाविष्ट कर सकते हैं, ये भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यह शिक्षार्थियों के प्रभाव के साथ रचनात्मक तरीकों से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 118 है कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, यदि आपने विद्यार्थियों के पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, उसके बाद आप संदर्भ प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहते हैं। यह प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो ये इसकी ऑप्शन है विस्तृत पठन, बारीकता से पठन, सही तौर का पठन, ये गहन पठन। अगर हम यदि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं तो आप गहन पठन के लिए कहेंगे। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब भाषा अर्जन कब होता है, केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाया जाए, बिल्कुल नहीं। भाषा अर्जन अपने आप से सीखने की प्रोसेस है, जो भाषा के परिवेश के द्वारा जो वातावरण परिवेश के द्वारा हम सीख सकते हैं, अपने आसपास के परिवेश के द्वारा
सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा, बच्चों की भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 120 है, भाषा में मातृभाषा के स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। भाषा में मातृभाषा का स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। प्राकृतिक, द्विभाषिक, श्रव्यभाषिक या प्रत्यक्ष डायरेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए आपके CTET जुलाई 2024 की हिंदी के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।